अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम लोग नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स राइट फ्रॉम 2020 टू 2013। तो लेट अस बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2020 इज assume that light of wavelength 600 नैनोमीटर is coming from a star। तो ये हमको लैम्डा दिया हुआ है, राइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर। तो कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑल्सो गिवन। और क्वेश्चन पूछा है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो दिस इज अ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम। हम डायरेक्ट फॉर्मूला, बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी थीटा। डी थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, राइट। डी थीटा इज ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल, सो हम लोग उसको डी थीटा लिखते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी। लैम्डा भी हमको पता है, कैपिटल डी भी पता है। वी हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट, एंड इफ यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व, this is the answer 3.66 into 10 power minus 7 radians. So this is a very easy question that was asked in 2020. अब next question देखते हैं। Young's double slit experiment, if the separation between the coherent sources is halved, मतलब क्या किया गया है, सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस मतलब छोटा वाला डी, स्मॉल डी को हाफ किया गया, and the distance of the screen from the coherent sources is doubled. Now distance of the screen from the coherent sources मतलब कैपिटल डी, तो कैपिटल डी को डबल किया गया, तो कैपिटल डी को डबल किया गया, स्मॉल डी को हाफ किया गया, देन द फ्रिंज विड्थ विल बिकम। अब फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या होती है, x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, राइट। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैपिटल डी को डबल करेंगे, देखो कैपिटल एक्स कैपिटल डी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप कैपिटल डी को डबल करोगे तो x डबल हो जाएगा, और कैपिटल x स्मॉल डी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप d को हाफ करोगे तो x फिर एक बार डबल हो जाएगा, मतलब x दो बार डबल होगा, दो बार डबल मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो द आंसर शुड बी 4 टाइम्स। इवन दो यू कैन डू इट डायरेक्टली, मैंने स्टेप्स लिखे हैं पूरे, जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये ओल्ड फ्रिंज विड्थ को मैंने x लिखा, न्यू फ्रिंज विड्थ को मैंने x डैश लिखा, और उसके फॉर्मूला है लैम्डा डी डैश बाई स्मॉल डी डैश। स्मॉल डी डैश इज़ डी बाई 2 और कैपिटल डी डैश इज़ 2d, राइट। तो आप डिवाइड कर लो, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है, लैम्डा इज़ द सेम। तो अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और आप सब्सटीट्यूट कर लो वैल्यूज़। देखो डी डैश अपॉन कैपिटल डी विल बी 2 एंड स्मॉल डी अपॉन डी डैश फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 2 अगेन, तो x डैश विल बी 4x, मतलब आपका नया फ्रिंज विड्थ जो होगा 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, ओके, तो लैम्डा दिया हुआ है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो ये कैपिटल डी दिया हुआ है, इज 0.2 डिग्रीज, मतलब हमको विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा दिया हुआ है थीटा। What will be the angular width of the first minima if the entire apparatus is immersed in water? ठीक है, मतलब देखो हमने क्या किया, पूरे apparatus को पानी में सिंक कर दिया या पानी में इमर्स कर दिया, उससे होगा क्या, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल चेंज। नाउ इट विल नो लॉन्गर बी लैम्डा एयर, इट विल बी लैम्डा वाटर, ओके। तो डेटा लिख लेते हैं, लैम्डा 400 नैनोमीटर, कैपिटल डी 1 मीटर, थीटा 0.2 डिग्रीज, राइट। और बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, और पूछा हुआ है कि नया एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा। देखो मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, मिनिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है n माइनस हाफ लैम्डा, और पाथ डिफरेंस होता है d साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ पाथ डिफरेंस d साइन थीटा इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। अब फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है तो n को 1 लिखेंगे, तो d साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस हाफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा बाई 2, ठीक है। और क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा डी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ, तो इससे मुझे थीटा का आंसर मिल गया, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d, ठीक है। सो दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखो अब हुआ क्या, द एंटायर अपैरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर, तो लैम्डा विल चेंज, मतलब हमारा जो नया एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा
वो थीटा डैश दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन लैम्डा, डी तो चेंज नहीं होने वाला, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो थीटा डैश अपॉन थीटा विल बी लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा। और लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा होता है 1/μ, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज 1/μ, तो मैं लिख देता हूँ इसको, देखो लैम्डा म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर, तो लैम्डा वाटर क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर बाई म्यू, तो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन एज थीटा डैश इक्वल टू थीटा बाई म्यू, और म्यू का वैल्यू हम जानते हैं 4/3, सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो जो अच्छे बच्चे हैं उनको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि फ्रिंज विड्थ का एंगुलर विड्थ होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी, लेकिन ये पूरे फ्रिंज का एंगुलर विड्थ नहीं है, ये आधे फ्रिंज का एंगुलर विड्थ है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर विड्थ की बात हो रही है। तो थीटा बाय स्मॉल डी की जगह पे थीटा बाय 2d होगा, 2½ होगा, लैम्डा बाय डी का आधा, दैट इज लैम्डा बाय 2d। तो जो अच्छा बच्चा होगा डायरेक्टली यहीं से शुरू करेगा। ओके, ये सब स्टेप्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जिसको नहीं पता है ये फॉर्मूला उसे भी पता चले कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आता कैसे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन स्मॉल डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, तो ये हमको स्मॉल डी दिया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये लैम्डा दिया हुआ है हमको। एंड द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 100, तो कैपिटल डी भी दिया हुआ है। इट इज़ फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.2 डिग्री, ठीक है, तो एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री और एंगुलर विड्थ मतलब थीटा। टू इंक्रीज द फ्रिंज विड्थ टू 0.21, हम चाहते हैं कि नया फ्रिंज विड्थ जो हो वो 0.21 डिग्री हो जाए। सो सेपरेशन का क्या करेंगे, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स मतलब नया डी डैश क्या होना चाहिए, राइट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द न्यू डी डैश, दैट इज द क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं हाउ वी कैन डू इट। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये मैंने डेटा लिख दिया, ओके, कि थीटा 0.2 डिग्री 0.20 डिग्री है, तो स्मॉल डी 2 mm है। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर थीटा 0.21 होना है तो डी डैश कितना होना चाहिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको, दैट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज लैम्डा बाय स्मॉल डी। द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज नथिंग बट लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो थीटा और डी में क्या रिलेशन है, थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, तो थीटा डैश अपॉन थीटा विल बी डी डैश अपॉन डी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सो थीटा डैश अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। अब हम इसमें से 3 जानते हैं, ये थीटा का वैल्यू जानते हैं, थीटा डैश जानते हैं, स्मॉल डी भी जानते हैं, वी हैव टू ओनली कैलकुलेट डी डैश, तो हम बड़े आसानी से इस सम को कर पाएंगे। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द आंसर 1.9 mm। सो नेक्स्ट सम, unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu। so air से एक मीडियम में गया लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, at a particular angle of incidence I it is found that the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ, राइट, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। Which of the following options is correct for this situation? Reflected light is polarized with its electric vector parallel to the plane of incidence. Reflected light is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of the incidence। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी थ्योरी मालूम होगी तो आप जानते होंगे कि ये सेकेंड वाला आंसर है, और मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ उसका। सी दिस इज व्हाट इज द डायग्राम, कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये अनपोलराइज्ड है, और ब्रूस्टर्स एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे होता क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। एंड नॉट ओनली दैट, एट दिस पोलराइजिंग एंगल, ये तो कभी पोलराइज नहीं होता रिफ्रैक्टेड लाइट, बट रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होता है, और उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द, इट इज़ पैरेलल नहीं, सॉरी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। सो ऑप्शन नंबर 2 है। ये तो हम जानते हैं कि एट पोलराइजिंग एंगल म्यू इज इक्वल टू tan I, तो I का आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ म्यू, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन डू द सम। डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Two polarites P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. So P1 and P2 have their transmission axis perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2. मतलब P1 और P2 के बीच में और एक polaroid है P3, such that it makes an angle 45 with that of P1. P1 के transmission axis के साथ P3 वाला 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। The intensity of the transmitted light through P2 is, चलो देखते हैं, डायग्राम बना के सोचते हैं। सी, सो दिस इज द डायग्राम। ये हमारा P1 है, ये लास्ट वाला P2 है और बीच वाला P3 है। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सी, अब याद रखना इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है ये दिया हुआ है हमको, ये 45 है और पहले और तीसरे वाले के बीच की एंगल 90 है। तो देखो पहले और तीसरे वाले के बीच में एंगल 90 है और फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में एंगल 45 है। तो कॉमन सेंस की बात है कि सेकंड और थर्ड वाले के बीच में एंगल भी 45 होगी। सो इवन दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्रीज है। दिस एंगल इज ऑल्सो 45, आपको याद रखना है ये। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो ये अनपोलराइज लाइट है। वी नो दैट अनपोलराइज लाइट इफ पास थ्रू अ पोलराइजर और थ्रू अ पोलरॉइड, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। चाहे आप पोलराइजर को या पोलरॉइड को किसी भी तरह रख लो, दैट डजेंट मैटर। अगर अनपोलराइज लाइट अगर एक पोलरॉइड से बाहर आएगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ होगी। ये बात मैटर ही नहीं करता कि आपने पोलरॉइड को कैसे रखा है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी I0/2। उसके बाद क्या होता है, अब ये पोलराइज्ड हो गया। देखो ये अनपोलराइज था, ये अनपोलराइज था। ठीक है, अब ये जो बाहर आया लाइट ये पोलराइज्ड हो गया। अब इसके बाद कहानी अलग हो जाती है, राइट। सी, दिस इज पोलराइज्ड लाइट। नाउ ध्यान से सुनना। सी, once the light is polarized, then what will happen is, see, the intensity of the light which comes out of the polaroid will become incident intensity into cos square theta. Incident intensity into cos square theta, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक बार पोलराइज लाइट अगर किसी पोलरॉइड पे इंसिडेंट होगी तो द लाइट विच कम्स आउट उसकी इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस। तो अगर आप देखो तो इसके और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल 45 था। तो यहाँ से जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45। अब क्या होगा, ये जो लास्ट वाला पोलरॉइड है उसके लिए ये जो वैल्यू है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू है, ये इंटेंसिटी की वैल्यू होगी इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो अब इसमें से जो लाइट बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी थीटा 45 है। तो इंसिडेंट क्या था, I0/2 कॉस स्क्वायर 45 इंटू और एक बार कॉस स्क्वायर 45। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग आउट विल बी I0/2 कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 45 1/2। तो बस इसके जगह पे हाफ लिख दो, इसके जगह पे हाफ लिख दो। दिस इज द आंसर। ये पोलराइड के नाम मैंने लिख दिए P1, P2, P3। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन अ मीडियम अदर देन एयर। तो पहले एक बार एयर में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और फिर किसी और मीडियम में परफॉर्म किया। इट इज़ फाउंड दैट द 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नियरली, मतलब जिस जगह पे पहले 5th डार्क बैंड था एयर में, वहीं पे अब 8th ब्राइट बैंड आ रहा है, वो मीडियम वाला। ठीक है, मतलब दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, मतलब दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज द सेम। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हैं, बैंड को फ्रिंज के नाम से भी जाना जाता है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, यू टू अंडरस्टैंड दैट कि द डिस्टेंस ऑफ द 5th डार्क बैंड विच लाइज इन एयर शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम। तो ही तो दोनों ओवरलैप होंगे। तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं लिख सकता हूँ, सी,
distance of the eighth bright fringe from the central bright band in medium should be equal to distance of fifth dark fringe from central bright band in air. मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज द सेम. नाउ नेक्स्ट, एट्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द सेंटर? 8 लैम्डा डी बाई डी, 8 लैम्डा डी बाई डी, और इसका 5 माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी. इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड का क्या फॉर्मूला होता है. द डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर इज n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, और ब्राइट बैंड का n लैम्डा डी बाई डी. अब 8th ब्राइट है तो देखो 8 लैम्डा डी बाई डी, बट याद रखना मीडियम, लैम्डा मीडियम, और यहाँ पे ये एयर में था तो लैम्डा एयर, और 5 माइनस हाफ. अब टेंशन मत लेना, किसी किसी बुक में जैसे मैंने n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी बोला डार्क बैंड के लिए, आप देखोगे बुक्स में 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d लिखा होता है. अरे एक ही बात है दोनों, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वही आएगा आंसर, राइट. बट ये मेरी आदत है ऐसे लिखने की, तो मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, बट बोथ आर वन एंड द सेम. तो मैं डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड को हमेशा n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी लिखता हूँ, दैट इज़ करेक्ट. अब इसमें डी बाई डी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, तो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. ओके, नाउ लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम इज़ नथिंग बट म्यू. ओके, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम इज़ नथिंग बट म्यू. तो ये देखो मैंने टर्म्स को रीअरेंज करके लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम निकाल लिया. आंसर है 16/9, और यही म्यू होगा, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो 16/9 तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो म्यू का आंसर आएगा 1.78. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of resolving power of optical microscope for two wavelengths lambda 1 equal to 4000 and lambda 2 equal to 6000 is काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिजॉल्विंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. उल्टा आएगा ऐसे, बस लैम्डा 2 लैम्डा 1 सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर. सो द आंसर इज 3/2. नेक्स्ट, the interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. मतलब I1 upon I2, उन sources की intensity की ratio n है, मतलब I1 upon I2 की value n दी हुई है. In the interference pattern the ratio will be the ratio Imax minus Imin upon Imax plus Imin. ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है. पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ, I1 upon I2 n दिया हुआ है, ठीक है. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो I1 will be equal to NI2, मैंने लिख लिया. अब Imax का फॉर्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर, और Imin का फॉर्मूला होता है रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर. सो लेट मी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज. ओके, सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज. तो ये देखो मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया. अब ये तो पूरा मैथ्स है. ओके, इसको ओपन कर लेते हैं. आप इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपांड कर लेना, तो आपको ये आंसर आएगा लास्ट में, सब कैलकुलेशन करने के बाद. और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि I1 को NI2 लिख दूंगा, I1 के जगह पे NI2. तो अगर मैं I1 के जगह पे NI2 लिखूंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, लाइक I2 कैंसिल होगा कॉमन आके. ओके, तो ये स्टेप्स आप देख लेना, यहाँ से एक I2 कॉमन आएगा, यहाँ नीचे से भी एक I2 कॉमन आएगा, और तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 2 रूट n अपॉन n प्लस 1. सो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला 2 रूट n अपॉन n प्लस 1. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर, मतलब ये a लिख लेता हूँ मैं इसको, इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. तो ये फोकल लेंथ दिया है लेंस का. द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय अ पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ 5 into 10 power minus 5 centimeter lambda. The distance of the first minima of the diffraction pattern from the center of the screen is. Distance of the first minima पूछा हुआ है, राइट. अच्छा, कभी कभी बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्वेश्चन इंटरफियरेंस का है कि डाइफ्रैक्शन का है. क्या बहुत ईजी है, अगर एक स्लिट है तो ऑफकोर्स डाइफ्रैक्शन होगा, और अगर 2 स्लिट है तो क्वेश्चन इंटरफियरेंस का होगा. यहाँ पे एक ही अपर्चर है तो डेफिनेटली ये डाइफ्रैक्शन का सम है, और काफ़ी ईजी सम है, और सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको सेंटीमीटर में ही रखिए, CGS में ही रखिए. नाउ द डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय द फॉर्मूला व्हाट, n लैम्डा डी बाई डी. द डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा फ्रॉम द center is n lambda d by d, capital D by D, where capital D is the distance between the screen
एंड द स्लिट। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि अगर कैपिटल डी नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि कैपिटल डी इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ। ओके, इसलिए क्योंकि रेज ऑलमोस्ट पैरेलल आएंगे और वो कन्वर्ज कहाँ पे होंगे, फोकस पे। तो अल्टीमेटली इमेज फोकस पे ही बनेगा, मतलब जो भी पैटर्न बनेगा वो फोकल प्लेन में बनेगा, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कैपिटल डी नहीं होता है डायफ्रैक्शन में, तो आप कैपिटल डी को एफ लिख सकते हो। अब तो काफ़ी ईजी है, फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है तो एन को 1 लिखा जाएगा, तो मिनिमा में 1, एन को 1 लिख दो, आ जाएगा आंसर। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, देखो आपको याद रखना है कि मिनिमा जो डायफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज और इंटरफेरेंस के फॉर्मूलाज अलग हैं। ओके, इंटरफेरेंस में जो ब्राइट वाला ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे मिनिमा के लिए आता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कभी कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे जो ब्राइट बैंड के लिए फॉर्मूला आता है यहाँ पे वो डार्क बैंड के लिए आता है, जो वहाँ पे डार्क के लिए आता है वो यहाँ पे ब्राइट के लिए आता है विथ स्मॉल चेंजेस। जैसे वहाँ पे हम n-½ लिखते हैं, यहाँ पे n+½ लिखते हैं। ओके, तो ये तो काफ़ी इजी सम है, अब खाली सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आया 0.15 सेंटीमीटर। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। तो ये हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल d इज 5 लैम्डा। What will be the intensity in front of one of the slits on the screen at a distance d equal to 10d। मतलब कैपिटल D दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है और I0 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, फर्स्ट लेट अस विजुअलाइज द सिचुएशन। देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये S1 है, ये S2 है, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं और वो लोग क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। तो ये पॉइंट P जो मैंने कंसिडर किया, आप देखो वो एक स्लिट के सामने है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस D होगा, तो ये आधा डिस्टेंस d/2 होगा, मतलब जिस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं वो सेंटर से कितना दूरी पे है, d/2। अब वो लोग ने पूछा है कि इस पॉइंट P पे ब्राइटनेस कितना होगा। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ, वी नो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर और उसकी वैल्यू है d/2, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि ऐसा एक पॉइंट पे इंटेंसिटी बताइए जो एकदम S1 के सामने हो या S2 के सामने हो। तो x का वैल्यू आएगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू d/2, x विल बी इक्वल टू d/2, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर। सी द डिस्टेंस ऑफ, पहले तो हम लोग को इंटेंसिटी की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन एज Imax इंटू cos स्क्वायर 5/2। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज Imax इंटू cos स्क्वायर 5/2 वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस। मतलब पहले तो मुझे फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब तो मैं इंटेंसिटी निकालूंगा। तो फेज डिफरेंस के लिए पहले पार्ट डिफरेंस निकालूंगा। देखो तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है स्मॉल x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है स्मॉल x इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D। अब ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता ही होता है, और नहीं पता है तो आज के बाद पता होना चाहिए, वीडियो देखने के बाद पता होना चाहिए। स्मॉल x मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, जो हमको पता है d/2, और कैपिटल D भी हम जानते हैं 10 स्मॉल d, और स्मॉल d भी हम जानते हैं 5 लैम्डा। तो सब सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको पार्ट डिफरेंस आ गया, पार्ट डिफरेंस आ गया λ/4, ठीक है। पार्ट डिफरेंस आ गया λ/4, लेकिन हमको तो फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। ओके, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो अगर ये पार्ट डिफरेंस को आप सब्सटीट्यूट करोगे तो π/2 आंसर आएगा। या आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ, कभी भी पार्ट डिफरेंस आपको लैम्डा में पता है, अगर लैम्डा के टर्म्स में पता है तो आप सिर्फ लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दो, वो फेज डिफरेंस में आ जाएगा आंसर। तो whenever you know the part difference in terms of lambda, you have to just replace lambda by what, lambda के जगह 2 पाई लिख दो, आपको वो आंसर फेज डिफरेंस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस λ/4 था, और इस लैम्डा को अगर मैं 2 पाई लिख देता तो ये π/2 हो जाता। तो ये एक जुगाड़ है, एक शॉर्टकट है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब पार्ट डिफरेंस मिल गया। अब याद रखना, यहाँ सब्सटीट्यूट करने में गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे 5/2 है, मतलब π/2 का आधा, π/4 लिखेंगे लास्ट में। तो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, और मैक्सिमम इंटेंसिटी तो I0 दी हुई थी, तो I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है, हाफ होता है। तो आ गया आंसर I0/2। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या पढ़ने को मिला। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद था तो आज के बाद याद रखना। आपको फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला भी ऑफकोर्स हम लोग ने यूज़ किया।
तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. In a diffraction pattern due to a single slit of width A, the first minima is observed at 30 degrees when light of wavelength 5000 angstrom is incident. The first secondary maxima is observed at an angle of, मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कौन से एंगल पे आएगा, यही क्वेश्चन है. ठीक है, देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट मिनिमा कौन से एंगल पे वो हमको बताया हुआ है, तो फर्स्ट मैक्सिमा कौन से एंगल पे आएगा यही पूछा हुआ है. इसके लिए पहले हम फॉर्मूलाज लिखते हैं. देखो, फॉर मिनिमा द कंडीशन इज, मिनिमा के लिए कंडीशन है ए साइन थीटा या डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा. आप स्लिट विड्थ को, आप स्लिट के विड्थ को डी लिख लो या ए लिख लो, दैट शुड नॉट बी एन इशू, राइट. तो देखते हैं. सो फॉर, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. फॉर nth मिनिमा d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप a साइन थीटा भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, और हम लोग कौन से मिनिमा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा. तो n का वैल्यू तो 1 होगा. ठीक है, तो n का वैल्यू 1 होगा और थीटा 30 डिग्रीज दिया हुआ था. तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया. अच्छा, अब देखते हैं मैक्सिमा के लिए क्या होगा. फॉर मैक्सिमा द फॉर्मूला इज d साइन थीटा इज n प्लस हाफ लैम्डा. आप याद रखना, d साइन थीटा डैश इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा. और फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है तो n को 1 लिखेंगे. तो अगर n को 1 लिखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया, साइन थीटा डैश इज 3 लैम्डा 3/2 लैम्डा बाई डी. और ये लैम्डा बाई डी में ऑलरेडी निकाल चुका था फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मिनिमा. ठीक है, लैम्डा बाई डी होगा हाफ, d बाय लैम्डा 2 है तो लैम्डा बाई डी हाफ होगा. तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ. एंड व्हेन आई सब्सटीट्यूट द आंसर टर्न्स आउट टू बी साइन थीटा डैश इज 3/4. तो थीटा डैश विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, दैट इज स्मॉल d, एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दैट इज कैपिटल D. अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, मतलब लैम्डा दिया हुआ है. What will be the width of each slit? Each slit मतलब A पूछा हुआ है, width of the slit. Obtaining 10 maxima of the double slit within the central maxima. मतलब डाइफ्रैक्शन का जो पैटर्न बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा, उसमें 10 बैंड्स आने चाहिए, यही पूछा है ना, राइट. 10 मैक्सिमा आने चाहिए. नाउ इट इज़ वेरी सिंपल. इसका मतलब तो यही हुआ कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 10 मैक्सिमास. विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द 10 फ्रिंजेस, ऐसा बोल सकते हैं, 10 बैंड्स का विड्थ. तो कंडीशन देखो आप, स्लिट विड्थ पूछा हुआ है, कंडीशन है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, 10 बैंड्स की विड्थ के इक्वल में होना चाहिए. अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए. और एक फ्रिंज का विड्थ होता है लैम्डा D बाई डी, तो 10 फ्रिंज का विड्थ होगा 10 लैम्डा D बाई डी. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सो देखो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा D बाई ए और 10 फ्रिंजेस का विड्थ होगा 10 लैम्डा D बाई डी. बस अब हो गया सम. अब क्या आपको क्या ढूंढना था, स्मॉल a ढूंढना था, सॉरी स्मॉल d ढूंढना था, और a दिया हुआ था, राइट. नो सॉरी, यू आर सपोज टू फाइंड स्मॉल a. तो लेट अस कैलकुलेट. तो d का वैल्यू दिया था, a का आंसर आ गया, राइट. काफ़ी इजी सम था. नेक्स्ट. फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पढ़ना भी नहीं चाहता. इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और हम जानते हैं कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा D बाई ए. डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 लैम्डा D बाई ए. तो इसमें तो काफ़ी इजी था. नेक्स्ट. 2 slits in Young's experiment have widths in the ratio 1:25. ठीक है, मतलब ये देखो विड्थ का रेशो दिया है, मतलब इंटेंसिटी का रेशो दिया है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली हमको I1 अपॉन I2 दिया हुआ है. द रेशो ऑफ Imax अपॉन Imin एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, काफ़ी ईजी सम है. हम Imax पहले डेटा लिख लेते हैं. तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो I1 अपॉन I2 इज W1 अपॉन W2, या I2 इज इक्वल टू 25I1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल लिया. अब Imax की फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, और Imin की फॉर्मूला है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर. बस आपको बस सब्सटीट्यूट करना है. और I1 के जगह पे मैंने आपको बताया, I2 के जगह पे मैं 25I1 लिखूँगा, और रूट I1 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, और बाकी सब इजी कैलकुलेशन है, आप देख लेना. ओके,
सो द आंसर इज 9/4। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a द होल स्क्वायर, एक ही बात है, राइट। नेक्स्ट, at the first minima adjacent to the central maxima of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the wavelet from the edge of the slit and the वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट। थोड़ा संभालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जनरली हम जो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ता है दैट इज बिटवीन द एक्सट्रीम रेज। अब इन लोगों ने जो पूछा है वो एक्सट्रीम रेज नहीं है, देखो कहाँ से पूछा है, वो लोग को फेज डिफरेंस किसके बीच में चाहिए, एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे फंस गए होंगे बिकॉज हमको तो आदत है एक्सट्रीम रेज के बीच की बात करने की। नाउ we know that the formula for part difference between extreme rays for मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम रेस शुड बी व्हाट, n लैम्डा, बराबर है ना। ये एक्सट्रीम रेस के बीच की पार्ट डिफरेंस है। मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखो एक्सट्रीम रेस मतलब a और c, अगर फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा, सिर्फ 1 लैम्डा होना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने क्या पूछा, इसके बीच में पार्ट डिफरेंस, इन दोनों वेव्स के बीच के पार्ट डिफरेंस, मतलब जो एक्सट्रीम वाला है और मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं सी। तो अगर एक्सट्रीम रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा तो डेफिनेटली एक्सट्रीम वाले और सेंटर वाले के बीच में उसका आधा होगा, दैट इज n लैम्डा बाई 2। और फर्स्ट मिनिमा है तो n को 1 लिखेंगे, तो n को 1 लिख दिया तो 1 लैम्डा बाई 2। अब ये आ गया पार्ट डिफरेंस और हमको पूछा है फेज डिफरेंस। और मैंने आपको जुगाड़ बताया हुआ है कि अगर आपको पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है और लैम्डा के टर्म्स में आंसर आया तो आप सीधा लैम्डा की जगह पे 2 पाई लिख दो। अगर आप लैम्डा की जगह पे 2 पाई लिखोगे तो आंसर आएगा पाई, राइट। तो आंसर विल बी पाई, तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर्स लैम्डा दिया हुआ है फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 mm वाइड, दिस इज स्मॉल d एंड द रिजल्टिंग डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, कैपिटल D दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। देखो अगर आपने डाइफ्रैक्शन पैटर्न की डायग्राम देखी होगी तो आपको याद आना चाहिए कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब दोनों तरफ जो डार्क बैंड है, फर्स्ट डार्क बैंड है या डार्क मिनिमा है, दोनों तरफ जो फर्स्ट मिनिमा है उसके बीच की डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ले दे के क्वेश्चन में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही पूछा हुआ है, जो कि हम जानते हैं 2 लैम्डा d बाई ए। हमारे पास कैपिटल D भी है, हमारे पास विड्थ ऑफ द स्लिट भी है जिसको हम स्मॉल a लिखेंगे, और लैम्डा भी है। तो विल जस्ट सब्सटीट्यूट एंड गेट द आंसर। बस ध्यान रखना कि ये नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, जो मैंने सब किया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी आइदर इन CGS और SI, तो मैंने सबको SI में कन्वर्ट करना है, राइट। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज k। मतलब जिस जगह पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ की इंटेंसिटी है k, और जिस जगह पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है वहाँ की इंटेंसिटी कितनी, यही पूछा है ना। तो काफ़ी ईजी है, स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन एज I max इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। हम सब जानते हैं इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू I max इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। अब हमको दिया हुआ है पार्ट डिफरेंस लैम्डा, तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। और मैंने आपको जुगाड़ बताया था, ये फॉर्मूला तो खैर अपने जगह पे ठीक है, लेकिन लैम्डा को अगर फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो सीधा लैम्डा के जगह पे 2 पाई लिख दो, और अगर लैम्डा बाई 4 को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा के जगह 2 पाई लिख दो, तो सीधा π/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे पार्ट डिफरेंस दिया था क्वेश्चन में, मैंने उसको कन्वर्ट करके फेज डिफरेंस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटेंसिटी निकालते हैं दोनों जगह पे। देखो इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू I max कॉस स्क्वायर 5/2। तो पहले वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी और दूसरे वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब मैं डिवाइड करूँगा, पहले वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी k है तो दूसरे वाले पे कितना, यही पूछा है ना। तो डिवाइड करने पे वो I max कैंसिल, और याद रखना अब मुझे फेज सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट करने पे अब कॉस पाई क्या होता है -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 45 होगा हाफ, तो I2 होगा k/2। ओके, I2 इज k/2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट,
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, स्मॉल डी और लैम्डा 1 लैम्डा 2 दिया हुआ है. एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, कैपिटल डी दिया हुआ है. फ्रॉम द स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर. मतलब दो अलग अलग वेवलेंथ से हम इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं. क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा जगह होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ पे दोनों के ब्राइट बैंड्स कोइंसाइड होंगे, और साथ में ये भी बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस. तो देख लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि लैम्डा 1 वाले का mth ब्राइट बैंड और लैम्डा 2 वाले का nth ब्राइट बैंड. आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू. लैम्डा 1 वाला जो पहला वाला वेवलेंथ है उसका mth ब्राइट बैंड, mth मतलब कोई भी हो सकता है, सेकेंड ब्राइट बैंड, थर्ड, हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए मैंने लैम्डा 1 वाले का mth ब्राइट बैंड मान लिया और लैम्डा 2 वाले का nth ब्राइट बैंड. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट mth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड विथ nth ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2. ठीक है. अब कोइंसाइड होना मतलब दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. और डिस्टेंस कितना होगा देखते हैं. डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज सेम ना, तो डिस्टेंस होगा देखो mth ब्राइट बैंड का m लैम्डा डी बाई डी और nth ब्राइट बैंड का n लैम्डा डी बाई डी. लेकिन लैम्डा दोनों का अलग है, वो आपको संभालना पड़ेगा. तो देखिए लैम्डा 1 लिखा, लैम्डा 2 लिखा. अब मुझे क्या मिल गया इससे, मुझे m बाय n का रेशियो मिल गया. ठीक है. देखो अगर m बाय n 5/6 है, ओके 5/6, अब ध्यान से सोचना है इस बारे में. तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 1 वाले का पाँचवा ब्राइट बैंड लैम्डा 1 का पाँचवा ब्राइट बैंड लैम्डा 2 के छठवें ब्राइट बैंड के साथ ओवरलैप होगा. अच्छा 5/6 को 10/12 भी लिख सकते हैं. ओके इसका मतलब 10/12 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा. फिर आगे अगर आप बैंड्स को देखते जाओ तो 10th ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 विल ओवरलैप विद द 12th ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2. और आगे जाओगे स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा कि 15th ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 1 विल ओवरलैप विद द 18th ब्राइट बैंड ऑफ लैम्डा 2. बट एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है. तो आपको इसका 5 लेना है, इसको 6 लेना है. अगर इससे आगे वाला डिस्टेंस पूछा होता फॉर एग्जांपल, तो इसको हम 10 लेते हैं, इसको 12, क्योंकि 5/6 को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है. 5/6 कैन बी रिटन एज 10/12, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 15/18, लेकिन आपको 5/6 ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. तो m को 5 ले लेंगे, n को 6 ले लेंगे. ठीक है. अब हमको डिस्टेंस ही तो चाहिए था, तो या तो आप यहाँ पे 5 डाल के ये डिस्टेंस निकाल लो या यहाँ पे 6 डाल के ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा. तो मैंने xm निकाला, m लैम्डा 1 डी बाई डी, डी दिया था, स्मॉल डी दिया था, लैम्डा 1 को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा और m मेरे लिए 5 है. ठीक है. आंसर आया 6 mm. अच्छा कोई बच्चा चाहे तो वो xn भी निकाल सकता है, सॉरी xn मतलब ये डिस्टेंस भी निकाल सकता है. ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n लैम्डा 2 डी बाई डी. आप करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा 6 mm, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, राइट. तो either of the things will give you the answer. So I hope I was able to explain you this question. Okay. अच्छा और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इससे भी इजी मेथड से सम को किया जा सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना. और अगर मुझे आपका मेथड सचमुच अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उस कमेंट को पिन करके रखूँगा ताकि सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाए. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इससे भी आसानी से, इससे भी और जल्दी सम किया जा सकता है, आपके पास कोई शॉर्टकट है जो इससे भी फास्ट कर सकते हैं सम, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. एंड इफ़ इट इज़ रियली गुड वी विल पिन इट अप इन द कमेंट सेक्शन, सो ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिटेड. नेक्स्ट, a parallel beam of fast moving electrons is incident on a slit. Screen is placed at a large distance from the slit. Speed of the electrons is increased. Which of the following statement is correct? अच्छा पहले तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो देर विल बी अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. अब किया क्या गया देखो, किया क्या है कि स्पीड को बढ़ाया, मतलब v को बढ़ाया गया. अगर v को बढ़ाया गया तो लैम्डा कम होगा, करेक्ट है. अगर v को बढ़ाया गया तो लैम्डा कम होगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है. फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब क्वेश्चन में क्या है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड, डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज. अब एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या, देखो एंगुलर विड्थ लैम्डा पे डिपेंड करता है डेफिनेटली. तो मैंने मार्क किया आंसर, वो आंसर नहीं है.
सो एंगुलर विड्थ डज डिपेंड अपॉन लैम्डा। मैं आपको एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला दे देता हूँ। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है सेंट्रल मैक्सिमा का 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप कर क्या रहे हो, देखो आप लैम्डा को कम कर रहे हो। अगर लैम्डा कम हो गया ओके तो डेफिनेटली साइन इनवर्स लैम्डा भी कम हो जाएगा। तो लैम्डा कम तो एंगुलर विड्थ कम। सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, राइट। So I think this was the last question. Okay, so thanks for watching the video, and do subscribe the channel and share video with your friends if you really like the video. And definitely as time elapses I will post more and more videos on NEET section. So thank you.